हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अब सेक्शन 44 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर whose opinion is relevant. पहला ऑप्शन, the opinion expressed by the conduct of the person having special means of knowledge. ऑप्शन बी, the opinion of the stranger with no knowledge. ऑप्शन सी, opinion of the outsider unconnected with the family. ऑप्शन डी, opinion of the parties only. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द पर्सन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेक्शन 44 उन पर्सन्स के ओपिनियन को रेलिवेंट बनाता है जो फैमिली मेंबर्स के हों या किसी अन्य कारण से उन रिलेशनशिप के बारे में स्पेशल नॉलेज रखते हों। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। द ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप मस्ट बी, ऑप्शन ए पहला एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट, ऑप्शन बी एक्सप्रेस्ड बाय रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ओनली, ऑप्शन सी एक्सप्रेस्ड बाय ओरल स्टेटमेंट्स ओनली, ऑप्शन डी एक्सप्रेस्ड बाय स्ट्रेंजर। तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्रेस्ड बाय द कंडक्ट। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 44 विशेष रूप से ये कहता है कि ओपिनियन केवल बोलकर या लिखकर नहीं बल्कि कंडक्ट के माध्यम से भी एक्सप्रेस होनी चाहिए, अर्थात रिलेशनशिप की रिकॉग्निशन व्यक्ति के व्यवहार से भी दिखाई देनी चाहिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सेक्शन 44 applies to the opinion of the person who, पहला ऑप्शन, are the members of the family or otherwise having special means of knowledge, ऑप्शन बी are strangers to the family, ऑप्शन सी having no knowledge of the relationship, ऑप्शन डी are outsider with no connection। तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, are members of the family or otherwise having special means of knowledge। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। तो सेक्शन 44 उन पर्सन्स के ओपिनियन को रेलेवेंट बनाता है जो रिलेशनशिप के बारे में जानने की पोजीशन में हो। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सेक्शन 44 डज नॉट अलाउ ओपिनियन एविडेंस टू बी सफिशिएंट टू प्रूव, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए मैरिज इन द डिवोर्स मैरिज इन द प्रोसीडिंग्स अंडर डिवोर्स एक्ट 1869, ऑप्शन बी एडॉप्शन इन फैमिली लॉ, ऑप्शन सी गार्जियनशिप इन फैमिली लॉ, ऑप्शन डी ई प्रॉपर्टी राइट्स इन द सिविल लॉ। तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन मैरिज इन द प्रोसीडिंग अंडर द डिवोर्स एक्ट 1869। आइए अब हम लोग इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोवाइजो स्पष्ट रूप से ये कहता है कि ऐसे ओपिनियन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स या भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 82 और 84 के तहत आने वाले प्रोसिक्यूशंस में मैरिज को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 51, सेक्शन 44 इंश्योर दैट, पहला ऑप्शन, कोर्ट में रिलाई ऑन द ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड expressed by the conduct of the person with special knowledge about relationship, option b court may rely on the documentary evidence of relationship, option d option c court may rely on the expert witness, option d court may rely on the parties statement। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोर्ट में रिलाई ऑन द ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द पर्सन विद स्पेशल नॉलेज अबाउट रिलेशनशिप। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये सेक्शन 44 कोर्ट्स को कंडक्ट द्वारा एक्सप्रेस की गई ओपिनियंस को एडमिट करने की अनुमति देता है। इससे रिलेशनशिप के प्रैक्टिकल रिकॉग्निशन को महत्व मिलता है, लेकिन मैरिज प्रूव करने के लिए कुछ प्रोसीडिंग्स में इसकी यूज को सीमित भी करता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52, और जब कोर्ट को ये डिटरमाइन करना हो कि कपल मैरिड है या नहीं, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वेर मैरिड, मीन्स क्वेश्चन ये है कि क्या कपल मैरिड हैं कि नहीं, ए और बी मैरिड है कि नहीं। तो आइए हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है, the fact that they were usually received and treated by their friends as husband and wife is relevant, option b the fact that they registered their names together in temporary guest log at commercial holiday resort is a relevant fact, option c the fact that the common acquaintances assumed they were married because they resided in the same urban locality is a relevant fact, option d the fact that the family friend expressed a personal belief that they should be married इज अ रेलिवेंट फैक्ट। तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द फैक्ट दैट दे यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय फ्रेंड एज हस्बैंड एंड वाइफ आर रेलिवेंट। क्वेश्चन नंबर 53,
Illustration. The question is whether A was the legitimate son of B. Option A. The fact that A was always treated as such by the members of the family is relevant. Option B. The fact that the neighbors speculated on the physical similarities or facial resemblance between A and B is a relevant fact. Option C. The fact that the school authorities entered B's name in the admission registered on the servant statements is a relevant fact. Option D. The fact that B left a major share of his self-acquired property to a registered charitable trust is a relevant fact. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. द फैक्ट दैट ए वाज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज रेलेवेंट. आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. यदि कोर्ट को ये डिटरमाइन करना हो कि कोई चाइल्ड किसी पर्सन का लेजिटिमेट सन है या नहीं, तो फैमिली मेंबर्स का कंडक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है. अगर फैमिली मेंबर्स लगातार उस चाइल्ड को लेजिटिमेट सन की तरह स्टेटस, रिस्पेक्ट और राइट्स देते रहे हो, तो उसका कलेक्टिव कंडक्ट ये इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन माना जाता है कि चाइल्ड वास्तव में लेजिटिमेट है और इसलिए ये रिलेवेंट फैक्ट होगा. आइए हम क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं. Question number 54. When the court has to form an opinion as to the relationship of one person to the another, the opinion expressed by the conduct as to the existence of such relationship of any person who, well, option, as a member of the family or otherwise a special means of knowledge on the subject is a relevant fact. Option B, is a certified medical professional or independent legal practitioner has personal observation on the subject is a relevant fact. Option C, resides in the immediate neighborhood or adjacent village, has general knowledge on the subject is a relevant fact. Option D, is an officer of local municipal body or police station, has official records on the subject is a relevant fact. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली और अदरवाइज हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट इज a relevant fact. आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 का इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. लॉ रैंडम स्ट्रेंजर्स या गॉसिप करने वाले बायस्टैंडर्स की ओपिनियन को महत्व नहीं देता है. किसी रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन को सेक्शन 44 के तहत रिलेवेंट बनाने के लिए आवश्यक है कि ओपिनियन देने वाला पर्सन फैमिली मेंबर हो या ऐसे पर्सन हो जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो. इसका अर्थ यह है कि पार्टीज के रिलेशनशिप को बहुत करीब से देखा और समझा गया हो. Question number 55. According to the primary text of section 44, how must this opinion of the relationship be manifested or communicated to the considered relevant? Option A, expressed by the conduct. Option B, expressed by written declaration. Option C, expressed by oral testimony. Option D, expressed by formal affidavits. So correct answer option number A, expressed by conduct. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ये सेक्शन 44 का एक बहुत महत्वपूर्ण रूल है कि केवल स्पोकन या रिटर्न वर्ड्स को नहीं देखता बल्कि एक्शंस को भी महत्व देता है. ओपिनियन का एक्सप्रेस बाय कंडक्ट होना आवश्यक है, अर्थात वह लोगों के एक्चुअल बिहेवियर, ट्रीटमेंट और प्रैक्टिसेस में दिखाई देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 56. स्टैट्यूटरी प्रोविजन टेक्स्ट provided that the such opinion shall not be sufficient to prove a marriage in the proceeding under the Divorce Act 1869 or in the prosecution under. ऑप्शन है हमारे. ऑप्शन ए, सेक्शन 82 and 84 of the भारतीय न्याय संहिता. ऑप्शन बी, सेक्शन 494 and 495 of the Indian Penal Code. ऑप्शन सी, 64 and section 70 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सेक्शन 34 and 35 of भारतीय न्याय संहिता. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 82 एंड 84 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जैसे समान मामलों में सोशल ट्रीटमेंट और कंडक्ट पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन लॉ सीरियस मैटर्स के लिए स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज निर्धारित करता है. डिवोर्स केसेस या बीएनएस कि सेक्शंस 82 और 84 के तहत मैरिज ऑफेंस जैसे बैगमी या फ्रॉड द्वारा मैरिज के प्रोसिक्यूशंस में केवल ओपिनियन या कंडक्ट के आधार पर मैरिज प्रूफ नहीं किया जा सकता. ऐसे मामलों में मैरिज सेरेमनी का स्ट्रिक्ट और फॉर्मल प्रूफ होना आवश्यक है.
आइए अब हम लोग सेक्शन 45 की एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 57, statutory provision text. Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant. Option A, whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based is also relevant. Option B, whenever the opinion of any certified expert is admitted, the technical logs on which such opinion is based are conclusively proved. Option C, whenever the opinion of any living person is relevant, the personal character of that person is also relevant. Option D, whenever the opinion of any living person is irrelevant, the secondary grounds of that opinion are nevertheless relevant. तुम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, whenever the opinion of living person is relevant, the grounds on such opinion is based is also relevant. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सेक्शन 45 के एग्जैक्ट वर्डिंग को बताता है। लॉ कहता है कि यदि पर्सन्स का ओपिनियन कोर्ट में एडमिसिबल है तो उस ओपिनियन के पीछे के रीजंस, एक्सपेरिमेंट्स, कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन भी एडमिसिबल होंगे। कोर्ट केवल एक्सपर्ट की फाइनल कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं करती। जज ये भी देखना चाहता है कि उस कंक्लूजन पर पहुंचने का आधार क्या था। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट वर्डिंग्स ऑफ सेक्शन 45, whose ground become relevant when their opinion is relevant? Option A, any living person. Option B, any certified expert. Option C, any forensic examiner. Option D, any public authority. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा एनी लिविंग पर्सन। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जबकि हम ये समानता सोचते हैं कि ओपिनियंस केवल फॉरेंसिक्स साइंटिस्ट या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स जैसे एलाइट एक्सपर्ट्स की होती है, बेयर एक्ट जानबूझकर एनी लिविंग पर्सन शब्दों का प्रयोग करता है। इसका अर्थ यह है कि हर लिविंग पर्सन शामिल है जिनकी ओपिनियन लॉ के अनुसार एडमिसिबल हो। उदाहरण के लिए सेक्शन 41 के तहत कोई ऑर्डिनरी पर्सन जो किसी फ्रेंड की हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड हो, या सेक्शन 44 के तहत फैमिली रिलेशनशिप के बारे में स्पेशल नॉलेज रखने वाला पर्सन। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, एन एक्सपर्ट विजुअलाइजेस एन एक्सपेरिमेंट्स to show that how a specific chemical interaction take place under section 45, how does the law treat the underlying details of the experiment? पहला ऑप्शन, the grounds on which such opinion is based are also relevant. Option B, the grounds on which such opinion are based are conclusively proved. Option C, the grounds on which such opinion is based are deemed irrelevant unless cross-examined. Option D, the grounds on such opinion is based require independent official validation. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, the grounds on which such opinion is based are also relevant. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर कोई बैलिस्टिक एक्सपर्ट कहता है कि यह बुलेट इसी स्पेसिफिक गन से फायर की गई थी तो ये केवल एक ओपिनियन है। उस ओपिनियन के ग्राउंड्स को टेस्ट और कंपैरिजन है, उस ओपिनियंस के ग्राउंड वे टेस्ट और कंपैरिजन है जिनका उपयोग एक्सपर्ट ने किया। ये सेक्शन उन टेस्टिंग स्टेप्स को भी रेलेवेंट बनाता है ताकि कोर्ट ये एवेल्युएट कर सके कि एक्सपर्ट का कंक्लूजन साइंटिफिक बेसिस पर है या केवल गेस वर्क है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following choices conditions must be met for the grounds to become legally relevant under section 45? पहला ऑप्शन, whenever the opinion of any living person is relevant. Option B, whenever the opinion of an individual is based on authoritative book. Option C, whenever the person giving the opinion is an official public servant. Option D, whenever the grounds are verified by the third person laboratory. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, whenever the opinion of any living person is relevant. आइए क्वेश्चन नंबर 60 की हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्राउंड्स की रेलेवेंसी पूरी तरह ओपिनियन की रेलेवेंसी पर डिपेंड करता है। अगर ओपिनियन स्वयं केस में रेलेवेंट नहीं है तो कोर्ट में
कोर्ट उसके ग्राउंड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन जैसे ही ओपिनियन लीगल टेस्ट पास करके रेलिवेंट बन जाता है तो उसके पीछे फाउंडेशनल ग्राउंड्स भी ऑटोमेटिकली रेलिवेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, in civil cases, the fact that the character of any person concerned is such that render probable or improbable any conduct imputed to him is, पहला option, irrelevant except in so far as character appears from the facts otherwise relevant, option B, relevant provided that such character is verified by public authority, option C, a relevant fact if completely disapproves the commissions of civil wrong, option D, conclusive proof unless contradicted by adverse party in the proceedings। तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, irrelevant except in so far as the characters appear from the fact otherwise relevant। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल डिस्प्यूट जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फैमिली मैटर्स में आप ये आर्गुमेंट नहीं कर सकती कोई पर्सन इतना अच्छा इंसान है कि फ्रॉड नहीं कर सकता, या इंसान डिसऑनेस्ट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करेगा। लॉ कहता है कि किसी स्पेसिफिक एक्ट को प्रूफ या डिसप्रूव करने के लिए किसी व्यक्ति का जनरल कैरेक्टर पूरी तरह से इररिलेवेंट होता है। कोर्ट का फोकस केवल ट्रांजैक्शन या डिस्प्यूट के कंक्रीट फैक्ट्स पर होता है, ना कि इस बात पर कोई पार्टी अच्छा है या बुरा है। आइए अब हम लोग सेक्शन 46 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 46 में अब क्वेश्चन नंबर 62, according to the exact introductory words of section 46, this specific exclusion of the character evidence applies strictly to, पहला ऑप्शन, in civil case, ऑप्शन बी, in criminal prosecution, ऑप्शन सी, in judicial proceeding, ऑप्शन डी, in summary trials only। तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, in civil cases only। क्वेश्चन नंबर 62, सेक्शन 46 की शुरुआत स्पष्ट शब्दों से इन सिविल केसेस से होती है। कैरेक्टर एविडेंस सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में अलग अलग तरीके से काम करता है। क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड का गुड कैरेक्टर उसके क्रिमिनल इंटेंशन को समझने के लिए रेलेवेंट हो सकता है, लेकिन सेक्शन 46 विशेष रूप से सिविल लिटिगेशन तक ही सीमित है। इसका उद्देश्य यह है कि सिविल ट्रायल्स फैक्ट्स और राइट्स के बजाय लोगों की रेपुटेशन और मोरालिटी पर लंबी बहस में ना जाया जाए। क्वेश्चन नंबर 63, complete the statutory exceptions exactly as per the wording of section 46, except in so far as the characters appear from the, option A, fact otherwise relevant, option B, the character witness called by the plaintiff, option C, previous conviction of the concerned person, option D, reliable community reputation records। तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन मौजूद है कि जहाँ कैरेक्टर एविडेंस सिविल केस में आ सकता है अगर कोई फैक्ट किसी अन्य कारण से पहले से ही रेलिवेंट है और वही फैक्ट एक्सीडेंटली किसी पर्सन के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताता है तो कोर्ट उसे रिजेक्ट नहीं करेगी। कैरेक्टर की जानकारी इसलिए एडमिसिबल होगी क्योंकि वो उस एविडेंस से जुड़ी हुई है जो पहले से केस में रेलिवेंट है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। Under section 46, what must the character evidence be trying to show about a person for it to be banned by the court? Option A, to render probable or improbable any conduct imputed by him. Option B, to determine the exact financial valuation of the damages be awarded. Option C, to establish the legal relationship of one person to another. Option D, to prove the authenticity of the डिस्प्यूटेड डिजिटल सिग्नेचर। तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड बाय हिम। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉ आपको जनरल कैरेक्टर का उपयोग करने का लॉ आपको जनरल कैरेक्टर का उपयोग करके ये तर्क देने की अनुमति नहीं देता है कि देखो उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है इसलिए ये संभावना नहीं है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में चीटिंग
की होगी, या देखो उसका कैरेक्टर खराब है इसलिए संभव है कि उसने नेग्लिजेंस किया होगा। किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी ट्रेट्स या रेपुटेशन के आधार पर यह अनुमान लगाना कि उसने कोई स्पेसिफिक सिविल रॉन्ग किया होगा या नहीं, ठीक बात नहीं है। ये सेक्शन उसे प्रोहिबिट करता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। In criminal proceedings, the fact that the person accused of is of good character is, पहला ऑप्शन relevant, ऑप्शन बी irrelevant, except in so far as the characters appear from the fact of the facts otherwise relevant, ऑप्शन सी conclusive proof of innocence, ऑप्शन डी relevant only if corroborated by independent eyewitnesses, eyewitness testimony। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए relevant। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल केसेस के विपरीत जहां कैरेक्टर को सामान्यतः बाहर रखा जाता है, क्रिमिनल ट्रायल में एक स्पेशल रूल लागू होता है। अगर किसी पर्सन पर किसी क्राइम का आरोप लग गया है तो यह एविडेंस दे सकता है कि उसका गुड रेपुटेशन है या गुड डिस्पोजिशन है। लॉ इसे एक रेलिवेंट फैक्ट मानता है क्योंकि कोर्ट यह विचार कर सकता है कि एक जेन्युइनली गुड और लॉ अबाइडिंग सिटीजन द्वारा अचानक कोई सीरियस क्राइम करना कंपेरेटिवली लेस लाइकली हो जाता है। अब हम लोग सेक्शन 47 का जो MCQ है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू गाइस सो मच फॉर स्टेइंग टिल हियर। स्टे वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।